जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, डीएनए पुनर्योजन तकनीक, जिसे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी तकनीक है जिससे एक विशेष प्रकार का जीन लेकर दूसरे जीव के डीएनए में प्रवेश कराया जाता है, जिससे कि एक नया डीएनए तैयार हो जाता है, जिसे हम रिकॉम्बिनेटेड डीएनए कहते हैं। और इस प्रकार की तकनीक को हम डीएनए पुनर्योजन तकनीक या रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इससे एक नई नस्ल तैयार होती है, जीव में विशेषता आती है, खास बात आती है। इसमें आप बात करें यहाँ पर ये तकनीक क्या है, इसके कौन कौन से चरण हैं, ये देखेंगे। और इस तकनीक के माध्यम से ही वैज्ञानिकों ने एक चावल की एक नई किस्म तैयार की है, जिसे हम सुनहरा बासमती राइस के नाम से जानते हैं। इसमें ये ऐसा चावल है, सामान्यतः चावल में तो क्या पाया जाता, मंड पाया जाता, नहीं स्टार पाया जाता, लेकिन इस चावल में हमें विटामिन ए भी प्राप्त होता है एक्स्ट्रा रूप में। विटामिन ए जो कि हमें गाजर से, पपीते से प्राप्त होता है, वो विटामिन वो हमें चावल से भी प्राप्त हो जाता है इसी तकनीक के माध्यम से। तो अब इस तकनीक के बारे में देखें, इसके कौन कौन से चरण हैं और इस तकनीक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलो देखिए, यहाँ पर वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करना, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, यानी डीएनए खंड को जो हम काटेंगे, ठीक है, कौन से एंजाइम से काटेंगे, वो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, और इसे आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि आणविक कैंची क्या है, तो डीएनए खंड को काटने वाला एंजाइम आणविक कैंची कहलाता है। ठीक है, आणविक कैंची के नाम से इसको जाना जाता है। उपयोगी वाहक का चयन किया जाता है, यानी जिसमें हमें ये विशेष प्रकार का डीएनए खंड जोड़ना है, ठीक है, उस कोशिका का चयन किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है, और उसके बाद उसको भी काटा जाता है, और उसके बाद फिर लाइगेज एंजाइम के माध्यम से इस विशेष प्रकार के जीन को, वाहक विशेष प्रकार के डीएनए को वाहक कोशिका के डीएनए में जोड़ा जाता है, और इसको रिकॉम्बिनेटेड डीएनए बनाया जाता है। इसके बाद आगे पुनर्योजित डीएनए का स्थानांतरण किया जाता है फिर, और रूपांतरित पोषक कोशिकाओं की पहचान, ये इसके स्टेप बाय स्टेप है, और इसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले ये मानव कोशिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि मानव कोशिका में जो हम कृत्रिम इंसुलिन का जो निर्माण किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमिलिन, उसका उत्पादन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। वैसे तो इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वे फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बीटी फसल यानी बीटी क्रॉप, ये ऐसी क्रॉप, ऐसी फसल होती है जिसमें वो कैसी होती है, कीट प्रतिरोधी होती है। यानी अगर कोई भी कीट उसकी फल, पत्ती, फूल वगैरह को अगर चूसता है तो वहीं पर उसे लकवा मार जाता है और उसका अंत हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, बीटी क्रॉप कहते हैं। बीटी की फुल फॉर्म भी यहाँ पर देख लीजिए, बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, एक बैक्टीरिया है जो कि उसके अंदर एंटर कराया जाता है, रिकॉम्बिनेटेड कराया जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पर मानव ह्यूमिलिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या मानव कोशिका है। मानव कोशिका में हमें क्या निकालना है, डीएनए निकालना है पहले, बाद में कट करना है। सबसे पहले डीएनए निकालने के लिए इसकी जो कोशिका का जो आवरण है, ठीक है, इसको हम लाइसोजाइम एंजाइम के माध्यम से इसको क्या कर देते हैं, गला देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसके बाद फिर ये जो इसकी झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, इसको प्रोटीएनेज नामक एंजाइम के माध्यम से इसको खत्म किया जाता है। बाद में जो इसमें और जो इसके बाद जो हमें डीएनए प्राप्त होता है उसको हम ठंडे अल्कोहल में डाल के, और इसके हमें रेशे प्राप्त हो जाते हैं, धागे नुमा रचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, और जो कि इस तरीके से हमें दिखाई देती हैं। तो ये हमारा क्या है, मानव कोशिका का निकला हुआ एक डीएनए है। और इसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करना, तो अब हमें ये वांछित डीएनए प्राप्त हो गया,
पोषक कोशिका मतलब मानव कोशिका का। इसके बाद इसको हमें क्या करना है, कट करना है। कट करने के लिए मैंने अभी कहा था किसको, आणविक कैंची का इस्तेमाल करते हैं इसमें इसको। और इस कैंची का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इस डीएनए खंड को कट किया यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये डीएनए है। ये जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में बताया था कि ए टी से जुड़ा होता है, टी ए से जुड़ा होता है, सी जी से जुड़ा होता है, जी सी से जुड़ा होता है। ये एक डीएनए है, डबल हेलिक्स द्विकुंडल। और इसको यहाँ पर इस तरीके से जी और ए के बीच में से और ये टी और ए के बीच में से कट किया। तो इसके हम 2, 3 या 4 कट इसमें खंड प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर दिखाए हैं। डीएनए के 2 खंड दिखा दिए। अब इसमें विशेष खंड कौन सा है हमारा, जिसमें इंसुलिन जीन है, वो ये रहा, मानव कोशिका से निकाला गया। ये हमारा इंसुलिन जीन वाला डीएनए खंड मिल गया। अब इस इंसुलिन जीन ये प्राप्त हो गया हमें, यही खंड हमें पोषक कोशिका में एंटर कराना है। अब पोषक कोशिका के बारे में बात कर लें। जैसे लिखा ना, उपयोगी वाहक का चयन। तो उपयोगी वाहक के लिए यहाँ पर ये हमारा बैक्टीरिया है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया की यह खास बात होती है कि इसमें दो डीएनए पाए जाते हैं। एक तो इसका खुद का डीएनए होता है जो कि सिंगल हेलिक्स होता है, एक कुंडल। और इसका एक विशेष प्रकार का ये डीएनए है जो डबल हेलिक्स होता है, यानी द्विकुंडल। और इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लाज्मिड दिखाया है, इसको अलग कर लेते हैं। और इसमें जितना बड़ा हमने मानव कोशिका के डीएनए का खंड काटा था, और उतना ही बड़ा यहाँ पर हम एक खंड काट लेते हैं, वो भी आणविक कैंची से। जैसे हम आणविक कैंची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से इंसुलिन जीन का डीएनए का खंड काटा था, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी जो वाहक डीएनए है उसका भी एक खंड काट लेते हैं। ये वाहक डीएनए क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए कहते हैं। इसके बाद फिर हम इंसुलिन जीन वाला जो डीएनए था, जो कि हमारी मानव कोशिका का डीएनए था, वो हम लाइगेज एंजाइम की मदद से इसमें इसको जोड़ देते हैं दोनों सिरे पर। दोनों सिरे कैसे होते हैं, इसके चिपचिपे होते हैं, और दोनों सिरों से इसको जोड़ दिया जाता है। कौन सा एंजाइम बताया था मैंने, लाइगेज एंजाइम। यानी पुनर्योजित डीएनए प्राप्त करना क्या, लाइगेज एंजाइम द्वारा पुनर्योजित डीएनए हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिकॉम्बिनेटेड डीएनए। देखिए यहाँ पर ये RDNA मैंने लिखा है, रिकॉम्बिनेटेड डीएनए यहाँ पर ये प्राप्त हो गया, यानी पुनर्योजित डीएनए प्राप्त हो गया। यानी जो कि हमारा खंड था, विशेष खंड था मानव कोशिका का, विशेष खंड था डीएनए का, वह वाहक यानी प्लाज्मिड से जुड़ गया। और जो इसके अंदर लक्षण थे इंसुलिन के, वो हमारे वाहक डीएनए में आ गए, RDNA, जैसे मैंने अभी बोला रिकॉम्बिनेटेड डीएनए। इसके बाद फिर यहाँ पर इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के माध्यम से इसकी प्रतियां बनाई जाती हैं। अब ये तकनीक है क्या, देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर ये 3 छिद्र होते हैं और इनको इसमें डाला जाता है। और सबसे पहले तो ये देखें कि RDNA को जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखा था पहले, अब यहाँ पर इसको दोबारा लेके आते हैं। लिखा पुनर्योजित डीएनए का स्थानांतरण। तो इस RDNA को यहाँ प्रवेश कराया जाता है, यहाँ एंटर कराया जाता है। और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इसकी प्रतियां बनाई जाती हैं। वो देखो यहाँ पर मैंने बोला है कि यहाँ पर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मशीन है ये। यहाँ पर इन खंडों को डाला जाता है, इसको पूरे को। रिकॉम्बिनेटेड डीएनए भी है और इसका खुद का डीएनए भी है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड जोड़े जाते हैं, कैथोड और एनोड, प्लस और माइनस। और इनमें जैसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये जिस तरीके से कोई मशीन को बीच में से घुमाते हैं, और घुमाने के बाद उनके जैसे मठा जब चलाया जाता है, तो उसको बीच में एक लकड़ी का बेलनाकार टुकड़ा डाल के उसे घुमाते हैं, तब जो छोटे कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो बड़े कण होते हैं दूध के, वो नीचे पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको क्या कहते हैं, घुमाया जाता है, तो यहाँ पर ये जो हमें प्राप्त हुआ है, हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमने रिकॉम्बिनेटेड डीएनए डाला था, उसकी प्रतियां बन जाती हैं। यहाँ पर ये पूरी कोशिका की, वाहक कोशिका की क्या बन जाती है, प्रतियां बन जाती है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हैं, ये प्रतियां बन जाती हैं। और इसके बाद फिर इनसे हमें ये RDNA, जो हमें ये रिकॉम्बिनेटेड डीएनए प्राप्त हुआ है, इनको यहाँ पर देखिए, फिर रूपांतरित पोषक कोशिकाओं की पहचान, ये पहचान करने के बाद, ठीक है, और यही ह्यूमिलिन कहलाता है।
यानी कृत्रिम इंसुलिन कहलाता है, जिसका उपयोग हम मधुमेह रोगों के लिए करते हैं। मधुमेह के जो रोग होते हैं, डायबिटीज के रोग होते हैं, वैक्सीन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये डीएनए पुनर्योजन तकनीक, रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।